दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग क्लासेस में। आज एक बार हम लोग फिर से इतिहास में देखेंगे। इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस को देखते हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में पहला गवर्नर जनरल जो आया इसका नाम है वारेन हेस्टिंग के नाम से आया। और वारेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में उसी के शासनकाल में आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट भी आया। और रेगुलेटिंग एक्ट के आने के बाद में उसने भारत में काफ़ी प्रशासनिक सुधार भी किया, राजस्व में भी सुधार किया और कई अन्य गतिविधियों को किया जिसके कारण से भारत में व्यवस्थित शासन की शुरुआत। लेकिन आप देखेंगे उसके बाद में जो अगला गवर्नर जनरल आएगा जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिसका कार्यकाल होगा 1786 से लेकर 1793। ठीक है, कहने का तात्पर्य हो रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने के पहले कहाँ था, ये भी हम पता कर सकते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आने के पहले उसकी तैनाती जो थी वो एक सेनापति के रूप में अमेरिका में हुआ, अमेरिका में थी। और अमेरिका में जब अमेरिका को जब ब्रिटेन स्वतंत्र कर देगा तो एक तरह से स्वतंत्रता के बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटेन जाने के बाद में उसको फिर भारत भेजने का प्रयास किया। आपको शायद जानकारी नहीं काफी होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या एक जमींदार है और जमींदार है। और भारत में प्रॉब्लम ये थी कि वारेन हेस्टिंग ने जो व्यवस्थाएं तो की थी ठीक है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि भारत में राजस्व का मामला ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेजने का मतलब ये था कि भारत में उसको व्यवस्थित रूप से राजस्व की ऐसी व्यवस्था करना था ताकि अंग्रेजों को एक निश्चित धनराशि मिलती रहे और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन आराम से चलता रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भेजने के पहले उससे यदि रिक्वेस्ट भी किया गया, पहला ऐसा गवर्नर जनरल है जो इसके लिए स्पेशल तौर पर ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम है 1786 का अधिनियम। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए 1786 का अधिनियम आया था। अधिनियम ऐसा था, इसमें ऐसा पहला गवर्नर जनरल है, प्रथम गवर्नर जनरल है प्रथम गवर्नर जनरल जिसका नाम अधिनियम में उल्लिखित था। अधिनियम में उल्लेख किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस चूंकि वारेन हेस्टिंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुका था कि उसको उसकी जो काउंसिल थी उसको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में दिक्कतें खड़ी कर रही थी, उसके कई निर्णयों को अपनी काउंसिल की मजबूरी में उसको पलटना पड़ा था। इस तरह से कॉर्नवालिस ने पूरे जो ब्रिटिश संसद है और ब्रिटेन की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दोनों स्थानों पर उसने इस तरह के अधिनियम पारित करा ताकि वो भारत में आकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके। इसके अलावा देखेंगे कि जो कंपनी को चलाने वाले कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टीज जो संगठन था उसमें भी उसने कहा था मुझे पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस कारण से लॉर्ड कॉर्नवालिस को आप देखेंगे सेनापति का पद भी उसे मिला और लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल के रूप में भी उसको पद दिया गया। मतलब कहने वाला गवर्नर जनरल और सेनापति का पद वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में अलग अलग लोगों के पास था। इस कारण से सेनापति और लॉर्ड गवर्नर जनरल दोनों का पद कॉर्नवालिस भारत में आएगा और इसलिए इसी तरह 1786 के अधिनियम में इसके नाम का उल्लेख किया गया था जो भारत का पहला ऐसा गवर्नर जनरल हुआ जिसका नाम किसी अधिनियम में लिख के आया। हम देखते हैं आगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस एक जमींदार परिवार से भी था जो कि भू राजस्व को मैनेजमेंट को या भू राजस्व की व्यवस्था को व्यवस्थित करने में काफी कुशल भी था। इस कारण से भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए भेजा गया। यद्यपि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जब आया तो भारत में आने के बाद उसने कई प्रशासनिक और न्यायिक सुधार भी किए थे। या हम यूं कह सकते हैं कि वारेन हेस्टिंग के अधूरे कार्य को पूरा करने वाला गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस
भारत में कुछ प्रशासनिक और न्यायिक में सुधार भी किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में सिविल सेवा का जनक। पहला तो ये कंफर्म हो गया। फिर उस समय हम इसको क्या बोलते हैं, ICS, इंडियन सिविल सर्विस का जनक है। मतलब आज जिसको आज यही ICS क्या हो गया, IAS के रूप में जाना जाएगा। तो भारत में सिविल सेवा का जनक है। इसके अलावा देखेंगे कि भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक सुधार भी किया। अब भाई न्यायिक सुधार में उसने 2 वर्ग किया था, जिसको हम देखते हैं। उसके न्यायिक सुधारों को हम 2 भाग में देख सकते हैं। एक हम ये कह सकते हैं जिसको हम कॉर्नवालिस संहिता कहते हैं। कॉर्नवालिस संहिता कहा जाएगा। दूसरी तरफ उसने क्या किया कि भारत में एक व्यवस्थित न्यायपालिका की शुरुआत की। सबसे पहले उसने न्यायपालिका में क्या हुआ कि सदर दीवानी अदालत की स्थापना किया, जो कलकत्ता में होगी। और दूसरी सदर निजामत अदालत की स्थापना किया। आप यूं कह सकते हैं कि भारत में एक न्यायपालिका की व्यवस्थित प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी भारत में। आप देख सकते हैं कि दीवानी अदालत, जिसको हम इस समय आप दीवानी अदालत को समझते हैं, सदर निजामत मतलब जिसको फौजदारी अदालत बोलते हैं। तो इन सदर दीवानी अदालत की स्थापना कलकत्ता में होगी, सदर निजामत अदालत की स्थापना कलकत्ता में होगी। इसके अलावा चार चलती हुई अदालतों की स्थापना करेगा। मतलब 4 चलती हुई या चलती फिरती अदालतों की स्थापना करेगा। कहने मतलब भारत में जो अदालतें हैं, इन अदालतों के बीच में एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया शुरुआत हो जाएगी। हम इसको एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के रूप में देख सकते हैं। श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया के रूप में हम सबसे निचली अदालत जिसको कहते हैं, जहां से हम कह सकते हैं सत्र अदालत की शुरुआत हम मान सकते हैं। सत्र अदालत बनेगी। सत्र अदालत के बाद वो 4 प्रांतीय अदालत भी कहते हैं, उनको 4 प्रांतीय अदालत कहते हैं। 4 प्रांतीय अदालत के ऊपर जो अदालतें थी, जिसको हम जिसको हम कह सकते हैं कि सदर दीवानी अदालत कहेंगे, और दूसरे को हम बोलेंगे सदर निजामत अदालत। और इसके ऊपर क्या थी, पिपरी पर्स या कह सकते हैं पिपरी अदालत, या जिसको कहते हैं कि सम्राट की अदालत, पिपरी अदालत मतलब हो रहा है कि ब्रिटेन के सम्राट की अदालत।
सम्राट की अदालत थी। तो अब आपको ये जानकर शायद बड़ा एक व्यवस्थित प्रक्रिया उसने अपनाया। सत्र अदालत, इसके ऊपर 4 प्रांतीय अदालत, प्रांतीय अदालतों के ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत जो कलकत्ता में स्थित होगा, और पिपरी अदालत जो होगी वो ब्रिटेन में स्थित है। मतलब इसके खिलाफ में हम इन अदालतों में अपील कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि 4 प्रांतीय अदालतों में आगे चल करके क्या हो जाएगा कि जो भू राजस्व जमीन से आज से लेन देन जो मामले होते थे उनको दीवानी अदालतों में ट्रांसफर किया गया। एक यूं कह सकते हैं कि अदालतों की प्रक्रिया में एकदम स्पष्ट चीजों की शुरुआत करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा, जो सदर दीवानी अदालत कहलाएगा, सदर निजामत अदालत कहलाएगा। अगर यहाँ से कोई संतुष्ट नहीं होता तो उसको ब्रिटेन जाना पड़ता था, जिसको बोलते हैं पिपरी अदालत। तो अदालतों के बारे में ये आपको जानकारी हुआ। अभी हमने जिक्र किया था कॉर्नवालिस संहिता। कॉर्नवालिस संहिता आप यूं कह सकते हैं कि मॉन्टेस्क्यू का नाम आप लोग जानते होंगे कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। तो कॉर्नवालिस संहिता जो है वो शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत की बात करता है। तो शक्तियों के पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण इसमें क्या किया गया कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और काउंसिल जिसको बोलते हैं परिषद, या यूं कह सकते हैं विधायिका, हम बोल सकते हैं सीधा जहां पे इसका मतलब विधायिका की बात की गई। विधायिका का तात्पर्य उस समय था सपरिषद गवर्नर जनरल, सपरिषद गवर्नर जनरल का मामला था। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका मतलब होता है सपरिषद गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस संहिता का मतलब है कि कानूनों का संहिताकरण करना, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग करने के एक कोडिंग कर दिया गया था, ताकि अदालतों को अपनी कार्रवाई करने में किसी प्रकार की दिक्कतें आदि का सामना करना न पड़े। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कॉर्नवालिस ने कुछ पदों की शुरुआत किया था भारत में। जैसे पहले आपने देखा कि सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक है। तो सिविल सेवा का जनक है तो आप देखेंगे कि इसके आने के पहले जो शब्द था कलेक्टर शब्द था। मतलब कलेक्टर की नियुक्ति की बात अगर होती, कलेक्टर की नियुक्ति वारेन हेस्टिंग ने किया था, वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया। इसका कार्य था कि राजस्व को इकट्ठा करना और राजस्व को इकट्ठा करके राजकोष में जमा करना। यद्यपि इसको कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी गई थी, और न्यायिक शक्तियां देने के कारण से इसके कार्य जो करने के कारण अस्पष्टता फैल गई। इसके कारण से प्रशासन चलाने में इसको दिक्कत हुई। एक तरह से कलेक्टर को ताकत बहुत ज्यादा मिली थी, इस कारण से प्रशासन को भी चलाने में दिक्कत हो रही थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आएगा तो कॉर्नवालिस आएगा तो कलेक्टर की शक्तियों को कुछ छीन लेगा, और कलेक्टर की शक्तियों से वो छीन करके एक नया पद बनाएगा जिसका नाम होगा डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एक शब्द और यहाँ से पैदा हो जाएगा जिसको बोलते हैं, एक पद बनेगा डीजी, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, और दूसरा जिला न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश। तो आप देखेंगे कि यहीं से
डीएम के पद की शुरुआत होगा और जिला न्यायाधीश के पद की शुरुआत होगा। पहले मतलब मुकदमों की सुनवाई करने में, ताकि इनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना न पड़े। आप फिर देखेंगे कि यहीं से एक और पद होगा जिसको वर्तमान समय में अब ये क्वेश्चन अगर बन जाए कि भाई पहले एसएसपी का पद आया फिर डीएसपी का पद आया, तो निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को बनाने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में डीएसपी का पद की शुरुआत करना, डीएसपी के पद की शुरुआत किया, पद की शुरुआत। एक और तथ्य बनेगा यहीं पर, आप लोग जिसको वर्तमान समय में हमारे देश में जिसको दरोगा बोलते हैं, तो दरोगा शब्द की भी शुरुआत यहीं से चालू हो जाएगा। यद्यपि दरोगा के पद को व्यवस्थित किया गया, कहने मतलब दरोगा के पद को एक निश्चित कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया गया। इसके पहले दरोगा शब्द की शुरुआत जब आप देखें दिल्ली सल्तनत से ही था। दरोगा का कार्य था दिल्ली जो शहर हुआ करते थे, या यूं कह सकते हैं इस पद की शुरुआत इसलिए किया गया था कि दिल्ली सल्तनत काल में या मुगल काल में कि आप देखेंगे कि जो शहर हुआ करते थे, शहर की कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था या राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए, कहने मतलब एक बहुत बड़ा, बहुत ताकतवर पद होगा। तो लेकिन कॉर्नवालिस के शासनकाल में दरोगा के पद की शुरुआत किया गया, और दरोगा के जो पद शुरू किया जाएगा उसका मकसद था सिर्फ कानून व्यवस्था को सुधारना। तो आप देख रहे हैं ना कि जिला मजिस्ट्रेट शब्द की पद की शुरुआत हुआ, जिला न्यायाधीश का एक अलग पद बनाया गया, डीएसपी के पद की शुरुआत हुई इसी के शासनकाल में, दरोगा के पद को व्यवस्थित प्रदान किया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में उसने प्रशासन को सुधारने का भरपूर प्रयास किया, और उसने जो व्यवस्था उस समय बनाया आज भी वही कुछ सुधारों के साथ आज भी वही प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है। अब निश्चित तौर पर उसने प्रशासनिक व्यवस्था को सही किया, न्यायिक व्यवस्था को सही किया, राजस्व व्यवस्था को। अब उसको जो मुख्य कार्य था कि भारत में कंपनी को एक निश्चित मात्रा में और परफेक्ट रूप से वो राजस्व व्यवस्था बनी रही। अब जब ध्यान दीजिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में जब राजस्व व्यवस्था को शुरुआत या व्यवस्थित करने का प्रयास किया, तो उसके समय में आप देखेंगे 3 लोग थे राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए। राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित करने वाले 3 लोग उस समय थे। व्यवस्थित करने वाले अधिकारियों में अगर देखा जाएगा तो 3 नाम आएगा, जिसमें एक लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा नाम होगा जेम्स ग्रांट, जेम्स ग्रांट, और तीसरा नाम होगा सर जॉन शो, सर जॉन शो। तो भारत में एक व्यवस्थित भू राजस्व की शुरुआत करने वाला जो गवर्नर जनरल होगा वो लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। यद्यपि भू राजस्व को व्यवस्थित करने के लिए उसको जेम्स ग्रांट से और सर जॉन शो से विवाद का भी सामना करना पड़ा, यद्यपि फिर भी उसने भारत में भू राजस्व व्यवस्था को एक व्यवस्थित रूप देने का प्रयास किया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजस्व व्यवस्था को कैसे सुधारेगा। यद्यपि आप ये भी सकते हैं कि मुगलों के शासनकाल में जो राजस्व व्यवस्था चल रही थी वो भी एक परफेक्ट थी, बट कंपनी ये चाहती थी कि उसको एक निश्चित मात्रा राजस्व मिलता रहे, ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ियां या यूं कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप देने का इन्होंने प्रयास किया। पहला भूमि बंदोबस्त की बात अगर करते हैं, बंदोबस्त, आप देखें कि हमारे देश में उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त की शुरुआत होगा। एक होगा अस्थायी भूमि बंदोबस्त, भूमि बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी बंदोबस्त, और महालवाड़ी बंदोबस्त।
महागाड़ी बंदोबस्त। जो व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने उस समय किया वो देश की आज़ादी तक चलता है। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लगातार भारत में चला। आप देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा तो जमींदारों को खत्म करने के लिए भारत सरकार ने भी कानून पारित किया, इसके बाद राज्य सरकारों ने भी कानून पारित किया, तब जाकर हमारे देश में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो पाया। आप देखेंगे यही भूमि बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में चलेंगे, एक ऐसा व्यवस्थित रूप दिया जिसको एक हम कह सकते हैं कि यूनिक कह सकते हैं। बट इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने समय समय पर संशोधन किया और उसको जीवंत बनाए रखा। अब हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि सबसे पहले हम भूमि बंदोबस्त की बात करेंगे। अस्थायी भूमि बंदोबस्त, अस्थायी भूमि बंदोबस्त, इसको हम जमींदारी प्रथा भी कहते हैं, जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। आप इसको अस्थायी भूमि बंदोबस्त भी कह सकते हैं, जमींदारी प्रथा भी कह सकते हैं। शुरुआत अगर बात करते हैं तो 1792 में प्रारंभ होगी, 92 में प्रारंभ होगी, परंतु 1791 में प्रारंभ और 1792 में इसको अस्थायी कर दिया गया, अस्थायी हो गया। 1791 में प्रारंभ हुआ और 1792 में इसको इस प्रथा को या इस व्यवस्था को अस्थायी रूप दे दिया गया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो है भारत में कितने क्षेत्रों में लागू किया गया। आप स्वाभाविक तौर पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन बंगाल में था, तो अस्थायी भूमि बंदोबस्त विशेष रूप से आप देखेंगे कि बंगाल, बिहार, ओडिशा में लागू किया गया, लागू हुआ। यहाँ पर अगला तथ्य ये बनता है कि भूमि का स्वामी कौन था। भूमि का स्वामी कौन था? तो भूमि का स्वामी जमींदार होता था, जमींदार होता था। यही जमींदार क्या कर रहा था कि जमींदार को एक निश्चित भूमि दे दी जाती थी और उस निश्चित भूमि को देने के बाद उसको छूट दे दिया गया। कहने मतलब भूमि का स्वामी जमींदार को बना दिया गया और जमींदार अपने अनुसार उसको पूरे क्षेत्र में किसानों के साथ संपर्क में रहता था। निश्चित तौर पर एक व्यवस्थित जो प्रक्रिया इसने अपनाई, एक देखने में तो बहुत बेहतरीन है। देखिए उस जमाने की दृष्टि से देखा जाए तो जमींदारी व्यवस्था उसने जो अपनाया था, उस समय हमारे देश के किसान जो आधुनिक ब्रिटिश राज प्रणाली से परिचित भी नहीं थे और इस कारण से अगर देखा जाए तो व्यवस्था वो ब्रिटेन के हितों की रक्षा कर रहा है बट भारत के किसानों की रक्षा नहीं कर रहा है। तो भूमि का स्वामी जमींदार होता था। जमींदार क्या करते थे, इसको उस भूमि को किसानों द्वारा कृषि का कार्य कर रहा था, कृषि का कार्य हो रहा था। निश्चित तौर पर जमींदार खुद खेती की जुताई नहीं करते थे बल्कि किसानों को वो जमीन बांट देते थे और जमीन को बांट करके एक निश्चित भू राजस्व वो किसानों से वसूल कर रहे थे। अब इसमें एक हम देखते हैं भू राजस्व की दर कितनी थी। अस्थायी भूमि बंदोबस्त में भू राजस्व की दर कितनी थी? भू राजस्व की दर आप देखेंगे कि 11/10 हुआ करती थी। 11/10 कहने का मतलब ये था कि किसान से 10/11 होती थी। इसमें से जो टोटल वसूल करते थे किसानों से 10% हिस्सा या 10 हिस्सा कंपनी
कंपनी का हो जाता था। इसको ये वाला हिस्सा हम कह सकते हैं कि कंपनी के हिस्से में होता था, कंपनी के राजकोष में जमा हो जाता था, में जमा। जो एक हिस्सा बच रहा है जमींदार अपने पास रख लेते थे, पास रख लेते थे। निश्चित तौर पर होता यह था कि कंपनी को एक निश्चित राजस्व मिल जाता था 10% कंपनी ले लेती थी, 1% जो था वो भूराजस्व जमींदार को अपने पास रख रहा था। एक यहाँ पर एक स्थिति ये हुआ कि जब कंपनी का एक राजस्व फिक्स हो गया तो जमींदारों ने किसानों से अधिक वसूल करने का प्रयास किया। देखिए इस व्यवस्था में एक और स्थिति खराब हो गई कि जब जमींदार इन राजकोषों को एक निश्चित अवधि पर जमा नहीं कर पाते थे, इसमें सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया। आप लोग ध्यान दीजिएगा, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम अस्थायी भूमि बंदोबस्त का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, और सूर्यास्त का नियम लागू करने का मतलब हो रहा था कि जो भी किसान जमींदारों के पास में उस निश्चित एक डेट बता दी जाती है, दिन फिक्स कर दिया जाता था, उस निश्चित दिन को या उस निश्चित डेट को सूर्यास्त होने के पहले जब भू राजस्व नहीं जमा कर पाता था तो उसकी जमीन ले ली जाती थी और उस जमीन को किसी दूसरे किसान को दे दिया जाता था। इसी को कहते हैं सूर्यास्त का नियम। देखिए इसमें दिक्कत ये होने लगा कि जब भी कोई किसान मजबूरी थी, खेती नहीं करेगा तो उसकी जीविका कैसे चलेगा, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो किसान क्या कर रहे थे कि बाई चांस दुर्भाग्य से किसानों के हिस्से में कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, तो वो उतना भू राजस्व नहीं दे पाते थे। अब भू राजस्व न देने के कारण से वो क्या करने लगे, उस भू राजस्व को देने के लिए सेठ और साहूकारों से क्या लेना शुरू कर दिया, इन्होंने ऋण लेना शुरू कर दिया। साहूकारों से ऋण लेना प्रारंभ किया। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति या यूं कह सकते हैं ऋणग्रस्ता में फंस गए, ऋणग्रस्ता में फंसते चले गए। और ऋणग्रस्ता में फंसने का मतलब हो रहा था कि अब आप देखेंगे इसमें इस व्यवस्था में इसका दुष्प्रभाव ये होगा कि कंपनी सबसे ऊपर थी, उसके नीचे जमींदार थे, और जमींदार क्या कर रहे हैं, इन सेठ साहूकारों को भी, सेठ साहूकार भी डायरेक्ट आना शुरू कर दिया भूमि बंदोबस्त में द्वारा, या यूं कह सकते कि जमींदार के रूप में भी काम करना शुरू कर दिया। और सबसे नीचे क्या होता था, किसान। निश्चित तौर पर इस व्यवस्था में आप देखेंगे किसानों की स्थिति बहुत ही खराब हो गई। यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता था कि जो किसान अपने भू राजस्व को नहीं जमा करते थे कर पाते थे, तो जमींदारों के डर के कारण से वो अपने कृषि को छोड़कर जंगलों में भाग जाते थे। कहने का मतलब कंपनी के लिए तो ये लाभकारी सिद्ध हुआ, बट बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दिवा स्वप्न साबित हो जाएगा। आप देखेंगे कि जो बंगाल एक समय पूरे भारत में एक बहुत बड़े खाद्यान्न उत्पादक राज्य हुआ करता था, आज वो क्या हो गया, अकाल की तरफ जाना शुरू किया। इसलिए आप देखेंगे कि के.एम. पडिक्कर ने कहा कि एक समय वो बंगाल जो जिसको कह सकते हैं कि पूरे भारत को भरपेट भोजन कराता था, लेकिन आज वही बंगाल भुखमरी के कगार पर या यूं कैसे अकालों की श्रृंखला झेलने के लिए मजबूर हो गया। तो आप देख सकते हैं कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त जो किसानों के लिए था वो एक दिवा स्वप्न से कम स्थिति नहीं था। अब एक तथ्य यहाँ पर और हम देख सकते हैं कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त में भारत की कुल जो क्षेत्रफल था लगभग कृषि का वो कितना प्रतिशत था, तो आप देखेंगे कि अस्थायी बंदोबस्त में 19% भूमि अस्थायी भूमि बंदोबस्त में
शामिल थी। ये स्थिति है। मतलब हमारे भारत की जो टोटल कृषि का रकबा था उसका 19% भूमि जो थी वो अस्थायी भूमि बंदोबस्त में शामिल थी। तो आप लोगों ने देखा कि जमींदार जो एक अंग्रेजों ने एक नया जमींदार बनाया और यही जमींदार क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ में होने वाले हर विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ देंगे। यही जमींदार कभी नहीं चाहेंगे कि अंग्रेजों का शासन खत्म हो जाए। आप देखेंगे 1857 की जो क्रांति होगी उस क्रांति में अंग्रेजों ने भारतीय क्रांति को कुचलने के लिए भारत के जमींदारों को अपना ढाल बना दिया। और आप देखेंगे ये भी सत्य है कि इन जमींदारों ने भारतीय क्रांति को कुचलने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक तरह से अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड रूल का सहारा लिया और भारतीयों को हराने के लिए भारतीयों का ही सहारा लिया। और इस प्रकार से हमारे देश में 1857 की क्रांति को ना केवल कुचलने में उन्होंने इसके मदद दिया अंग्रेजों का, बल्कि आप देखेंगे कि जब हमारे देश में देश आजाद हो जाएगा तो उस समय भी आपके देश में जो रियासतें बची थी वो भी भारत का एक अखंड भारत बनाने में एक तरह से परेशानी हुआ। फिर भी हमारे देश में एक योग्य जिसको कह सकते हैं कि गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ, अपनी कार्य क्षमता, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का उपयोग करके उन्होंने भारत को एक अखंड भारत का बनाने में मदद दिया और भारत अखंड भारत के रूप में एक बना है। वो बात अलग है कि उस समय जूनागढ़ की रियासत और हैदराबाद की रियासतों को एकीकरण में परेशानी हुआ, लेकिन कश्मीर की जो रियासत थी आज भी कश्मीर हमारे देश के लिए बड़ा मुद्दा आज भी बन के खड़ा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि जिसको कहते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जनक कौन है, आपको टॉमस मुनरो है। टॉमस मुनरो इसका जनक है। टॉमस मुनरो जो है वो तमिलनाडु में एक प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ में बाद में प्रशासनिक अधिकारी होगा। बाद में तमिलनाडु में जिस बात बोलते हैं उस समय मद्रास रियासत बोलते थे उसको, तो मद्रास रियासत में का एक गवर्नर बन के आएगा और उस तमिलनाडु की या मद्रास की भू राजस्व व्यवस्था को सुधारने के लिए इसको अवसर मिला और भू राजस्व व्यवस्था को अवसर मिला तो उसने वहां पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। रैयतवाड़ी बंदोबस्त का जनक टॉमस मुनरो है। भारत की कुल कृषि क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र के 51% हिस्से, 51% हिस्सा शामिल था इसमें। निश्चित तौर पर हम एक बहुत बड़ी चीज है इसमें कि किसान, रैयत मीन्स किसान होता है, मतलब यहाँ पे होगा कि भूमि का स्वामी कौन था इसमें, भूमि का स्वामी जो था किसान होता था। यह व्यवस्था अस्थायी भूमि बंदोबस्त की तुलना में थोड़ा सा अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसानों को अपना जो भू राजस्व इकट्ठा होता था उस भू राजस्व को डायरेक्ट ले जाकर अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी के कोष में जमा करना पड़ता था। लेकिन ये भी शर्त था कि जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है इसमें भू राजस्व की दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। भू राजस्व का दर जो था आप यूँ कह सकते 1/3 से लेकर 1/3 से कुछ ज्यादा हुआ करता था। हम यूँ कह सकते हैं कि 80% भू राजस्व ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त में वसूल कर लिया जाता था। इस कारण से इस व्यवस्था में भी आप देखेंगे कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय और ज्यादा भी खराब होती चली जाएगी। अब बात होती है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था हमारे देश में मद्रास, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, प्रदेश का
पश्चिमी हिस्सा, जिसको हम मालवा कह सकते हैं, कर्नाटक, केरल, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के कारण से इन क्षेत्रों में अस्थायी बंदोबस्त की तुलना में किसानों की स्थिति थोड़ा से बेहतर कह सकते हैं, सिर्फ तुलनात्मक दृष्टि से। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में चूंकि किसान स्वयं मालिक होता था, इसमें एक बात ये थी, मध्यस्थों की संख्या बहुत ज्यादा थी। मतलब भूराजस्व की दर अधिक थी, भूराजस्व की दर अधिक होने के कारण से इसमें भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर अस्थायी बंदोबस्त की तुलना में कहीं न कहीं किसानों की स्थिति अच्छी थी। इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते कि सूर्यास्त जैसा कोई रूल नहीं था, या किसानों को कई प्रकार के अन्य प्रकार के टैक्स नहीं देने पड़ते थे। तो हम ये कह सकते हैं उसकी तुलना में रैयतवाड़ी बंदोबस्त अच्छा है। जो लास्ट भू बंदोबस्त, जिसको हम बोलते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त। महालवाड़ी बंदोबस्त का जनक जो है वो हार्ट मैकेंजी है, हार्ट मैकेंजी, हार्ट मैकेंजी। और ये कहाँ लागू था, तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उसके बाद में आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान, महाल का मतलब होता है कि यहाँ पर एक पद बनाया जाएगा। महालवाड़ी बंदोबस्त का मतलब था कि संपूर्ण गांव या संपूर्ण ग्राम को भू राजस्व को प्राप्त करने का आधार बनाया जाता है, भू राजस्व को प्राप्त करने का आधार माना गया, आधार माना गया। देखिए महल मीन्स ग्राम होता है, मतलब यहाँ पे ये व्यवस्था आप ये समझ सकते हैं कि पूरे गांव में किसी एक व्यक्ति को उसकी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। उस समय इस महालवाड़ी बंदोबस्त में एक शब्द आएगा लंबरदार, लंबरदार, या जिसको हम कह सकते हैं कि उस समय तो हम ये शब्द नहीं कर प्रयोग कर सकते हैं, बट फिर भी हमें एक सरपंच जैसा शब्द निकलेगा। इस अधिकारी के ऊपर उस गांव की जो भू राजस्व प्राप्त होता था, उस भू राजस्व को इकट्ठा करके, किसानों से इकट्ठा करके और उसको ले जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष में जमा करना पड़ता था। तो इसको बोलते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। इसमें अब इस लंबरदार या सरपंच जो अधिकारी होता था, जिस किसान को जितनी भू राजस्व या भूमि मिली थी उसी अनुसार उसको भू राजस्व इकट्ठा या एकत्रित करने का उसको अधिकार दिया गया। यहाँ पर एक और तथ्य हम समझ लेते हैं कि महालवाड़ी बंदोबस्त कितने क्षेत्रफल पर लागू थी। तो भारत के 31% हिस्से पर, 31% हिस्से पर लागू महालवाड़ी बंदोबस्त। यद्यपि इसमें निश्चित तौर पर गांव की स्थिति को बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त अस्थायी भूमि बंदोबस्त की तुलना में बहुत बेहतर है। आप इससे भी देख सकते हैं कि महालवाड़ी बंदोबस्त जहाँ पर लागू था वहाँ के किसानों की स्थिति आज तुलनात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं कि उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है। और
और आप देखेंगे अस्थायी भूमि बंदोबस्त जहाँ पर लागू था, आज भी देखेंगे कि वहाँ पर किसान, कई जो किसान हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। आज भी जिन क्षेत्रों में उस जमाने में जमींदारी प्रथा लागू की गई थी, अस्थायी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया था, आप देखेंगे वही एक ऐसी स्थिति बन गई जिसको नक्सलवाद को बढ़ावा देने में इस अस्थायी जमींदारी व्यवस्था जो थी भारत में अंग्रेजों ने लागू किया था, उसको कहीं पे सपोर्ट इनडायरेक्टली तौर पर मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि जब एक अस्थायी भूमि बंदोबस्त से आगे कर सकते हैं, जमींदारी प्रथा का दुष्परिणाम सोशियो और जिसको कह सकते इकोनॉमिक दुष्परिणाम कह सकते हैं, कि जिसके कारण से आपके देश में 1959 में कह सकते हैं कि चारू मजूमदार के देश के नेतृत्व में नक्सलवादी आंदोलन भी चालू, यदि भारत सरकार, वर्तमान भारत सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने में काफी कुछ हद तक सहायता दिया और हमारे देश में नक्सलवादी आंदोलन की तरह से अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब हम लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में एक और देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने शासनकाल में वो राजस्व को प्राप्त करने के लिए काफी व्यवस्थित तरीका अपना, लेकिन उसमें सक्सेस भी हुआ और एक बार ये जाएगा फिर वापस आएगा। कहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस आपके देश में 2 बार गवर्नर जनरल बन के आएगा, दूसरी बार जब आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसकी मृत्यु जब होगी तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में दफनाया गया। कहने वाला क्वेश्चन आता कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का मजार कहाँ है, तो इसका मजार गाजीपुर जिले में। तो एक तक हमको ये भी जानकारी मिला। हमको एक तत्व और यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया। विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया, उसका उद्देश्य ये नहीं था भारतीयों को शिक्षित करना, बल्कि उसका एक टारगेट था कि भारत में उसको प्रशासन चलाने के लिए छोटे लिपिकीय कार्य करने वाले अधिकारी आसानी से उपलब्ध हो सके। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब